हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों की डिमांड पर मैंने कंट्रोल सिस्टम के 2016 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके का वीडियो बनाया था मैंने। और आज इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन जहां हमने फिनिश किया था उससे हम आगे चलेंगे। उस वीडियो में मैंने 1 नंबर से 7 नंबर तक के क्वेश्चन सोल्व किए, तो इस वीडियो में हम 8 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल सुंदरम सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिएगा। साथ साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए रिक्वायरमेंट है वो है आपका कमेंट्स। आप कमेंट्स हमेशा कीजिए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे ही मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आपका हमेशा अपने को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स आने जरूरी है। तो हम इस वीडियो में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें वीडियो। ओके, come to the question number 8. A synchro transmitter receiver युक्ति क्या है? A synchro transmitter receiver unit is a क्या है? दिकला प्रत्यावर्ती धारा युक्ति है। 2 फेज AC डिवाइस है, 2 फेज का AC है। त्रिकला प्रत्यावर्ती धारा युक्ति है। 3 फेज AC डिवाइस है, यानी उसमें 3 फेज सप्लाई है, इसमें 2 फेज है। डिस्ट धारा युक्ति यानी डीसी सप्लाई है देते हैं, और एक कलीय प्रत्यावर्ती धारा युक्ति सिंगल फेज एसी डिवाइस है। ठीक है, तो आपको ये बताना ये है कि ये जो सिंक्रो ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो सेट यूनिट है उसमें कौन सी सप्लाई से ये कार्य करता है। 2 फेज है एसी, 3 फेज एसी एंड तीसरा डीसी, और चौथा है सिंगल फेज एसी डिवाइस। तो ये पूरा सिंक्रो ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट का है। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, देखो ध्यान से। ये आपका सिंक्रो ट्रांसमीटर रिसीवर का यूनिट है। इसमें ये जो है आपका अंदर, ये आपका रोटर है, ये रोटर की आकृति का यानी शेप का है। और ये जो बाहर आपको स्लॉट दिख रहे हैं ये आपका स्टेटर है बाहर का। और ये जो स्लॉट के अंदर जब भी हम ऐसे वाइंडिंग करते हैं, ये सब आपने मशीन में पढ़ा है, ये स्टेटर का वाइंडिंग है। और इस रोटर को ये 3 फेज अल्टरनेटर की तरह कार्य करता है। अल्टरनेटर में क्या करते थे, रोटर पे सप्लाई देते थे, तो इसके रोटर पर भी हमने यहाँ पर सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया है। क्लियर? तो हमको ये बताना था कि कौन सी सप्लाई पर ये कार्य करता है। तो ये सिंक्रो ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट जो है वो सिंगल फेज एसी सप्लाई पे कार्य करता है। ओके, तो इन सब चारों ऑप्शन में से आप देखोगे सिंगल फेज एसी एक कली है, तो हमारा जो आंसर है वो आंसर डी होगा। क्लियर? अब जब हम इसकी पूरी थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें बार बार हम बोलते हैं कि जब रोटर पर सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है तो आगे का कार्य होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये सिंक्रो ट्रांसमीटर रिसीवर यूनिट सिंगल फेज एसी पर कार्य करता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है कि एक सिंक्रो युग्म में नियंत्रण परिणामित्र की विद्युत शून्य स्थिति प्राप्त करने हेतु दोनों रोटर के मध्य कोणीय विस्थापन यानी एंगल कितना होना चाहिए। In case of synchro detector, the electrical zero position of control transformer is obtained when the angular displacement between two rotors is। अब हम थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। आपका ऑप्शन किसमें है, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। देखो ये मैंने डायग्राम आपका बनाया है जो सिंक्रो युग्म है। सिंक्रो युग्म में 2 पार्ट होते हैं, एक सिंक्रो ट्रांसमीटर होता है, एक सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर आपके पास होता है। इसमें भी स्टेटर रोटर होता है, इसमें भी स्टेटर रोटर होता है। अंदर वाला जो है पार्ट ये वही है जो यहाँ पर आया है। तो ये आपका रोटर है जिसको आप सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। ठीक है, अब इसमें जो रोटर की पोजीशन है वो मैंने यहां पर दिखाया ऐसे, ये ठीक। इस रोटर पोजीशन से जब भी इस पे कार्य होगा तो ये ऐसे मूव करेगा, यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस कोणीय विस्थापन ऐसे शुरू होगा। यानी जब इस पोजीशन पर होगा तब हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल की 0 पोजीशन पर आएगा। दूसरा जो हिस्सा है सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मर, इसका जो रोटर है वो रोटर की पोजीशन ऐसे रहेगी इनिशियली, और उसके बाद वो नीचे की तरफ जाएगा एंगल अल्फा पे।
इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अल्फा है। ये कहने की कोशिश ये कर रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर आपका ये जो सिंक्रो ट्रांसमीटर है इसका रोटर ऐसी पोजीशन में और सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रोटर अगर ऐसी पोजीशन से अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज करने की कोशिश करता है, तो बताइए दोनों के बीच में एंगल कितना होगा। तो दोनों के बीच में अगर ये लाइन मिलाओगे, ये जो टोटल एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। तो जब रोटर की ये दोनों की रोटर की पोजीशन 90 डिग्री पर होती है तब आपका इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन आता है। इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन का मतलब क्या है कि जब आप सिंगल फेज सप्लाई देते हो तो ये देखो 3 फेज का आउटपुट मिलता है। ये 3 फेज की जो सप्लाई है वो सप्लाई जब हम सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर को देते हैं तो रोटर पर आपको सिंगल फेज आउटपुट वोल्टेज मिलता है। क्या मिलता है? सिंगल फेज आउटपुट वोल्टेज। जब दोनों के रोटर की पोजीशन 90 डिग्री पर होगी, किस पे? 90 पे होगी, तो यहाँ आउटपुट वोल्टेज जीरो मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। इसलिए इसने कहा है कि विद्युत शून्य स्थिति में इलेक्ट्रिकल जीरो पोजीशन प्राप्त करने के लिए दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये भी आप जब थ्योरी पढ़ते हो तब आपने कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा और वर्किंग में पढ़ा होगा। क्लियर? तो ये 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ये बेसिकली याद करने का था, फिर भी मैंने डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्र नियंत्रित डिस्ट धारा सर्वो मोटर में संपूर्ण अवमंदन निम्न में से कौन से मेथड में से प्राप्त किया जाता है? ओके, इंग्लिश में देखो, इन ए फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर द एंटायर डैम्पिंग कम्स फ्रॉम दिस फॉलोइंग ऑप्शंस। आर्मेचर के रेजिस्टेंस से डैम्पिंग मिलता है, पश्च विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ से मिलता है, मोटर घर्षण और भार मोटर फ्रिक्शन और लोड से डैम्पिंग मिलता है, या फील्ड रेजिस्टेंस क्षेत्र प्रतिरोध से मिलता है। सर्वो मोटर हमारा जो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स का चैप्टर है उसमें एसी सर्वो मोटर और डीसी सर्वो मोटर 2 पार्ट है। डीसी सर्वो मोटर में भी 2 विधियां हैं। आपको मालूम होगा, इस डायग्राम को देखो ध्यान से, ये वाला हिस्सा फील्ड वाइंडिंग का है, मशीन में पड़ा है। ये वाइंडिंग आपका कौन सा? आर्मेचर का है। जो ये फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग का इंडक्टेंस LF, रेजिस्टेंस RF और सप्लाई हम VF देंगे, वोल्टेज का है ना। ये सर्वो एम्पलीफायर से आता है और उसके कारण फील्ड में क्या है? IF यानी फील्ड करंट फ्लो होती है। ये हमारा फ्लक्स जनरेट कर देता है और उस पूरे फ्लक्स के बीच में हमारा ये आर्मेचर है जो इसके रिएक्शन से ये रोटेट होता है और रोटेट होने के लिए हम लोड को क्या करते हैं? उस पर कनेक्ट कर देते हैं और लोड का जो भी हमारा फंक्शन है वो काम होता है। अब आर्मेचर के लिए सर्वो मोटर 2 फेज सप्लाई का है, इधर भी है और इधर भी है। तो आर्मेचर को हम क्या देते हैं? आर्मेचर करंट देते हैं, कांस्टेंट आर्मेचर करंट। अब कांस्टेंट आर्मेचर करंट के लिए मुझे क्या चाहिए? कांस्टेंट करंट सोर्स चाहिए। तो कांस्टेंट करंट सोर्स से हम करंट देंगे। जो आर्मेचर है उसकी वाइंडिंग का इंडक्टेंस LA और RA है। तो जब ये दोनों देते हैं तो ये लोड को क्या करता है? ऑपरेट करता है। अब हमें डैम्पिंग चाहिए। डैम्पिंग क्या होता है कि मोटर पर अगर डेंजरसली कोई स्पीड बढ़ नहीं जाए या मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हमें डैम्पिंग सिस्टम चाहिए होता है। और डैम्पिंग सिस्टम के लिए हम यहाँ एक्स्ट्रा कोई भी सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो मोटर के अंदर जो उसका भार है, लोड है, उसके कारण जो घर्षण बल यानी फ्रिक्शन है और जो मोटर जो लोड है जो करंट को ड्रॉ कर रहा है, तो मोटर का फ्रिक्शन, घर्षण और जो लोड कनेक्ट है, ये दोनों मिलकर इस डीसी सर्वो मोटर के लिए, फील्ड कंट्रोल के लिए क्या है? डैम्पिंग का काम करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा मोटर फ्रिक्शन और लोड इज दी ऑप्शन रहेगा। इसके बारे में थ्योरेटिकल में आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली मिल जाएगा कि डीसी सर्वो मोटर जो फील्ड कंट्रोल है उसमें डैम्पिंग हमें मोटर के अंदर जितना भी फ्रिक्शन और उसके बाद जो उस पे लोड कनेक्ट है वो डैम्पिंग प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीट। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 11 क्वेश्चन पे आते हैं 11वें में। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक शून्य प्रकार का यानी टाइप 0 निकाय यानी सिस्टम के उद्गम मतलब स्टार्ट पर क्या होंगे? ठीक है, द टाइप 0 सिस्टम
हैज डैश एट दी ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु पर। तो थोड़ा सा मैं आपको टाइप क्या होते हैं उसके बारे में एक फॉर्मूला बताता हूं। आपको मालूम है कि ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन GS ऑफ HF ऑफ S इक्वल टू K1 प्लस T1S 1 प्लस T2S अपॉन S की पावर J 1 प्लस TAS एंड 1 प्लस TBS। ये हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एक जनरल फॉर्मूला है, जिसमें K आपका गेन होता है, लब्धि, T1, T2, TA एंड TB ये इनके टाइम कांस्टेंट समय स्थिरांक होते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है S की पावर J। क्या होता है S की पावर J, जहां पर जो J है वो क्या बताता है, वो बताता है टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, किसी भी निकाय का सिस्टम बताता है, प्रकार। ओके, ये कहता है कि अगर कहीं पर टाइप ऑफ सिस्टम का मतलब है नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन, यानी ये कह रहा है कि मूल बिंदु या ओरिजिन या उद्गम पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल होंगे। ठीक है, तो J इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन। अगर J 0 है तो हमारे पास टाइप 0 सिस्टम होगा निकाय में, अगर J की वैल्यू 1 है तो टाइप 1 सिस्टम होगा। इस तरह से J2 J3 अप टू चलता जाएगा। तो इस सवालों में जो S की पावर J है तो वो हमें ढूंढना होता है। तो ये कह रहा है J इक्वल टू 0 एक शून्य प्रकार में, यानी J टाइप में। टाइप 0 का मतलब अगर हिंदी में लिखूं तो शून्य प्रकार का निकाय है। तो शून्य प्रकार के निकाय में J इक्वल टू 0, और J क्या बताता है, कोई भी पोल, नंबर ऑफ पोल्स ओपन लूप एट ओरिजिन। तो ये कह रहा है कि टाइप अगर 0 है तो कोई भी पोल ओरिजिन उद्गम पर नहीं होंगे। तो इसको देखोगे तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा A। तो आंसर इज A। तो आपको इस पूरे में से एक क्वेश्चन सामान्यतः हर कंपटीशनों में आता है, ऐसा एक सवाल दिया हुआ हो जिसमें आपको इन सब के अलावा एक S की टर्म्स और आती है। ये जो S की टर्म्स है वो ये बताता है कि नंबर ऑफ पोल्स जो है ओपन लूप के वो ओरिजिन पर, मूल बिंदु पर, उद्गम पर कितने हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है शून्य प्रकार का है, यानी टाइप J क्या है, 0 है, और 0 है तो मतलब ओरिजिन या मूल बिंदु पर कोई भी पोल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, A हमारा ऑप्शन हो गया। ओके, तब हम ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं 12th क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। प्रकार फर्स्ट यानी टाइप 1 निकाय के लिए परवलिक निवेश हेतु स्थिर दशा त्रुटि कितनी होगी। ओके, तो ये कह रहा है टाइप 1 सिस्टम है, इनपुट आपका कौन सा है, पैराबोलिक टाइप का परवलिक। तो कहता है कि स्टडी स्टेट एरर कितना होगा। ये सब आपको करने के लिए आपको जो टोटल लेक्चर्स हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ इस सवाल को सॉल्व करने के तरीके बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे सारे जो थ्योरेटिकल वीडियोस है वो देखिए, ये सब आपको बहुत आसानी से होते जाएंगे और बोर्ड के सारे सवालों में अच्छे नंबर आएंगे। तो इन केस ऑफ टाइप 1 सिस्टम स्टेडी स्टेट एरर फॉर पैराबोलिक इनपुट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो आपका इनपुट है वो आपका पैराबोलिक है, पैराबोलिक यानी परवलय टाइप का है, परवलिक निवेश है। दूसरा टाइप कौन सा है आपका, फर्स्ट टाइप है। तो GS HS इक्वल टू K 1 प्लस T1S 1 प्लस T2S। तो मैं आपका ओपन लूप स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन लिख रहा हूँ, S की पावर J 1 प्लस TAS 1 प्लस TBS एंड सो ऑन। देखो हर सवाल की स्टार्ट यहीं से होगी। अब आपका टाइप कौन सा है, 1, टाइप 1 है तो J क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका टाइप 1 है यानी J की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ।
ठीक, तो s की पावर 1 हो गया। तो सबसे पहले आपको ऐसे सवालों में क्या पहचानना है, टाइप कौन सा है, टाइप का मतलब j की वैल्यू क्या रहेगी। ठीक, अब आपको पता है कि जब पैराबोलिक इनपुट है तो जो स्टेडी स्टेट आएगा उसके लिए हमारा जो कांस्टेंट टर्म आती है और वो कांस्टेंट टर्म होती है के ए, एक्सीलरेशन एरर कोफिशिएंट, त्वरण वेग त्रुटि कोफिशिएंट। तो के ए इज इक्वल टू लिमिट एस की वैल्यू 0 देन एस स्क्वायर जी एस इंटू एच एस, जी एस इंटू एच एस। ये जी एस एच एस यहाँ रखना है, लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर इंटू के 1 प्लस टी वन एस अपॉन एस 1 प्लस टी ए एस, ऐसे चलता रहेगा। ठीक, एक एस से एस कट गया आपका, ये एस बचा यहाँ पर। तो एस की वैल्यू जब आप ये रखोगे 0 तो टोटल सवाल में 0 आ जाएगा। ठीक है, नीचे एक एस ऊपर एक एस से कट गया। ओके, और यहाँ से आपका एस की वैल्यू जब 0 रखोगे तो पूरा सवाल 0 हो जाएगा। और पैराबोलिक इनपुट में जो एरर का फॉर्मूला होता है याद कीजिए, ए अपॉन के ए, और के ए की वैल्यू 0 है तो मैंने इसमें रखा 0, तो आंसर इन्फिनिटी अनंत आ गया। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा बी है, आंसर बी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो मेरे पुराने वीडियोस में जब देखोगे तो आपको ये पूरा डिटेल में अलग अलग तरह के इनपुट के लिए पैराबोलिक इनपुट, रैंप इनपुट, स्टेप इनपुट और टाइप 1, टाइप 0, टाइप 2 सबके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक निकाय के निवेश आर ऑफ टी हेतु प्रति उत्तर सी ऑफ टी, आर ऑफ टी इनपुट होता है और प्रति सी ऑफ टी आउटपुट होता है, को निम्न अवकलनीय समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इस निकाय का अंतरण फलन क्या होगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द रेस्पॉन्स सी ऑफ टी ऑफ ए सिस्टम टू एन इनपुट आर ऑफ टी इज गिवन बाय फॉलोइंग differential equation, then the transfer function of the system is given by। ये कहता है एक इनपुट है उसका एक आउटपुट है, उस दोनों के रिलेशन को हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन से प्रदर्शित रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो क्या है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, डी स्क्वायर सी ऑफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 3 डी सी ऑफ टी अपॉन डी टी प्लस 5 सी ऑफ टी इज इक्वल टू 5 डेल ऑफ टी। ठीक, अब आपको सब ये पता होना चाहिए कि ये जो सी ऑफ टी है ये हमारा प्रति उत्तर यानी आउटपुट है, और ये जो डेल ऑफ टी है ये हमारा इनपुट है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि ये जो d बाई डी टी जिसको आप अवकलनी कहते हैं, उसका जब भी आप लाप्लास लोगे तो लाप्लास वो s टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब डबल डिफरेंशिएट होगा, 2 बार अवकलन करेंगे तो s स्क्वायर आ जाएगा। तो आप दो चीजें याद रख लीजिए, क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में, चाहे एसएससी जेएन हो, चाहे आपका गेट का एग्जाम हो, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल अवकलनीय टर्म है इसको आपको लाप्लास में कन्वर्ट करना है, और लाप्लास में एस आ जाता है, और डबल डिफरेंशिएट एस स्क्वायर। इसके अलावा जो भी है वो है सी आर ऑफ टी यानी इनपुट है, इनपुट का लाप्लास आर ऑफ एस और आउटपुट का लाप्लास सी ऑफ एस हो जाता है। तो इस पूरे को आप लाप्लास में कन्वर्ट कर देंगे, तो ध्यान से देखिए एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर सी ऑफ एस, इसका डिफरेंशिएट एस स्क्वायर सी ऑफ टी का सी एस प्लस 3 और डिफरेंशियल का एस और सी ऑफ एस प्लस 5 सी टी है तो सी ऑफ एस हो जाएगा इक्वल टू 5 इंटू आर ऑफ एस। इस सब में ध्यान से देखिए अब कॉमन क्या है, सी ऑफ एस है, तो सी ऑफ एस ब्रैकेट में एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5 इक्वल टू 5 आर ओ एस। ठीक है, इस पूरे में हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है अंतरण फलन सी ऑफ एस एंड आर ऑफ एस निकालना था। यहाँ सी ऑफ एस आ गया, यहाँ आर ऑफ एस आ गया, इसको नीचे लियो तो आप देखोगे कि इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू यहाँ कितना बचा 5, और ये पूरी इक्वेशन नीचे आ जाएगी, तो 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 5। तो इसको ध्यान से देखिए, हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये हमारा
आंसर ए आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी टाइप के कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, आपको सॉल्व करना सीख लेना चाहिए। लेकिन मैं सब कह रहा हूँ, ये सब आपको सवाल तभी सॉल्व होंगे जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, थ्योरी बेस अच्छा होगा। उसके लिए मेरे जितने भी पुराने वीडियोस हैं कंट्रोल सिस्टम के, वो आप जरूर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम 14 पढ़ते हैं। एक रेखीय समय अपरिवर्तित निकाय प्रारंभ में शून्य अवस्था में है और इस पर स्टेप निवेश लगाने पर प्रति उत्तर y ऑफ t इक्वल टी ई की पावर माइनस टी है, जबकि t ग्रेटर देन 0 है। तो निकाय का अंतरण फलन क्या होगा? ओके, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम is initially at rest when subjected to a unit step input gives a response y of t equal to t e की power minus t when time t greater than 0 then the transfer functions of the system। अब आप समझिए कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम की दो मेन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टीज है लीनियर सिस्टम होना चाहिए और दूसरी प्रॉपर्टीज है टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए, जो मैंने अपने इस क्वेश्चन में भी पहले किसी नंबर पर आया हुआ है। यानी रेखीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेखीय होना चाहिए और समय के साथ अपरिवर्तित होना चाहिए। समय के साथ अपरिवर्तित होना चाहिए। ठीक, तो कंट्रोल सिस्टम की ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या विलक्षण है जो डिजाइन करते समय होना चाहिए आपके पास। तो ये कह रहा है एक रेखीय समय परिवर्तित है, रेखीय समय अपरिवर्तित, यानी सिस्टम हमारा सही है। इसके प्रारंभ में शून्य अवस्था में, यानी इस सिस्टम में पहले से कोई भी इनपुट नहीं है और अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। इस पर स्टेप निवेश देना है। क्या देना है? यूनिट स्टेप आपको इनपुट देना है। तो सबसे पहले जो इनपुट है, इनपुट को मैं निवेश लिख देता हूं हिंदी में, और आपको याद हो तो इनपुट को हम आरटी से लिखते हैं। ठीक है, और जो मेरा आउटपुट है, जो आपका आउटपुट है, आउटपुट को हिंदी में प्रति उत्तर कहते हैं। ये प्रति उत्तर आपका दिया हुआ है y ऑफ t। तो ये y ऑफ t इक्वल टू टी ई की पावर माइनस टी है और t ग्रेटर देन 0 है। तो मैंने जो क्वेश्चन में डाटा दिए हुए थे वो यहाँ लिख दिए हैं। लेकिन याद रखिए कि कंट्रोल सिस्टम में जब मैं इनपुट देता हूं तो आउटपुट मेरा c ऑफ t मिलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए तो आउटपुट जो है वो y ऑफ t है। इसका मतलब r ऑफ t जो है उसकी जगह पर मैं x ऑफ t रख दूंगा और यहाँ पर मुझे y ऑफ t मिल जाएगा। यानी इनपुट और आउटपुट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। r ऑफ t होगा तो c ऑफ t लिख देना, x ऑफ t हो तो y ऑफ t लिख देना। तो ये जो मेरा इनपुट है, इस r ऑफ t को मैं x ऑफ t कर देता हूं। और सुनना ध्यान से, x ऑफ t जो इनपुट है वो मेरा स्टेप फंक्शन है। कौन सा है? ये मेरा स्टेप फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आउटपुट और इनपुट को मैं लाप्लास में बदल देता हूं। कैपिटल x ऑफ s इज इक्वल टू स्टेप, और स्टेप की जो वैल्यू थी वो 1/s, और यहाँ हमारा आउटपुट हो जाएगा ys इज इक्वल टू टी ई की पावर माइनस टी। आपने सर्किट थ्योरी पढ़ी है और इसमें भी है। तो इसका जो उत्तर बनता है 1/s प्लस 1। ये देखो e की पावर माइनस टी है, t का कोफिशिएंट 1 है तो s प्लस 1 आ गया, और t का क्या होता है? होल स्क्वायर हो जाता है। तो इसका आउटपुट जो है उसका लाप्लास इक्वेशन y ऑफ s इक्वल टू 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो गया? इनपुट का लाप्लास आ गया, आउटपुट का लाप्लास आ गया, और हमें क्या निकालना है? अंतरण फलन निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन। तो अंतरण फलन यानी शॉर्ट में ट्रांसफर फंक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट का लाप्लास अपॉन इनपुट का लाप्लास। यहाँ c ऑफ s कितना है बेटा? y ऑफ s। यहाँ इनपुट कितना है? x ऑफ s। तो ये हो गया आपका 1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय 1/s
एस, ये एस ऊपर चला गया तो एस अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, तो आंसर इज सी, आंसर इज सी। तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें इसने इनपुट भी लैंग्वेज में दे दिया, आउटपुट भी फॉर्मूले में दे दिया, और दोनों का ट्रांसफर फंक्शन मानना है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी इनपुट हो बेटा उसका लाप्लास ले लो, आउटपुट का लाप्लास ले लो, दोनों का अनुपात रेशियो निकाल लो, तो जो आंसर आ जाएगा वो है। लेकिन इन सब के लिए ये जो सारे फॉर्मूलेस होते हैं ये आपने सर्किट थ्योरी में और कंट्रोल सिस्टम के शुरू में भी बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, है ना, तो ये जरूर पढ़ना चाहिए आपको। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है। अगर ये जितने भी मैं पेपर क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो नेचुरली आप मेरे जो भी वीडियोस हैं उस पर आप कमेंट्स डालिए, डाल सकते हैं। क्लियर? तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 15। एक नियंत्रण निकाय का अंतरण फलन T ऑफ S इक्वल टू K अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस के है, जहां पर k जो है वो निकाय की लब्धि है। ओके, तो ये कहता है इस निकाय के क्रांतिक मंदन के लिए k का मान कितना होना चाहिए। क्लियर है? हिंदी में सबको समझ में आता है। नियंत्रण निकाय मीन्स कंट्रोल सिस्टम, अंतरण फलन मीन्स ट्रांसफर फंक्शंस, और लब्धि मीन्स गेन है। तो ये कहता है कि जो क्रिटिकल डैम्पिंग है उसके लिए k का मान कितना होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं थोड़ी सी इंग्लिश में क्या लिखा है। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज गिवन एज T ऑफ S इक्वल टू K अपॉन S स्क्वायर प्लस 4s प्लस K, वेयर K इज द गेन ऑफ द सिस्टम। ओके, देन फॉर दिस सिस्टम टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड the value of k should be 1, 2, 3 और 4। ये कहता है कोई ट्रांसफर फंक्शन है, तो यहां से समझने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन के फॉर्म में। हम ट्रांसफर फंक्शन को हिंदी में अंतरण फलन कहते हैं, अंतरण फलन कहते हैं, और इसको हम C ऑफ S अपॉन R ऑफ S से लिखते हैं। अब अगर आप देखोगे ये आपका सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है। तो सेकंड ऑर्डर का एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो उसमें समझ में आएगा। ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जेठा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ओके, तो जहां पर ये जो जेठा है ये क्या होता है, जेठा जो है डैम्पिंग फैक्टर है। क्या है? डैम्पिंग फैक्टर है। डैम्पिंग फैक्टर को हिंदी में अवमंदन गुणांक कहते हैं। और ये जो ओमेगा एन है ये आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब हमें इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो जनरल इक्वेशन है उसको यहां से अगर हम कंपेयर करें तो मैं देखो लिखता हूं ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 जेठा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस के। तो जब भी हमें जेठा और ओमेगा एन की वैल्यू निकालनी है तो आपको हमेशा ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इनको कंपेयर करना चाहिए, तुलना करना चाहिए। तो इन दोनों को जब हम तुलना करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये जो ओमेगा एन स्क्वायर है ये आपका के से कंपेयर होगा, तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, पहला ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा एन की जो वैल्यू है वो मेरा हो जाएगा अंडर रूट के। तो ओमेगा एन इक्वल टू अंडर रूट के। और दूसरा ये जो फैक्टर है ये इसके साथ कंपेयर होगा तो मैं लिख देता हूं 2 जेठा ओमेगा एन एस इक्वल टू 4s, s से s कैंसल, ओमेगा एन की वैल्यू तो 2 जेठा इंटू अंडर रूट के इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये फैक्टर इसके साथ कंपेयर हो गया,
ये फैक्टर इसके साथ कंपेयर हो गया, इस सेकंड में देखो एस से एस कैंसल, तो 2 जेठा ओमेगा एन की वैल्यू यहां से अंडर रूट के लिख दिया इक्वल टू 4। तो ये 2 जेठा इंटू अंडर रूट के इक्वल टू 4। ओके, रुकिए एक मिनट। अब यहां पर देखिए ये कह रहा है कि क्रांतिक अवमंदन यानी क्रिटिकल डैम्प होना चाहिए, और आपको याद हो तो क्रिटिकल डैम्प के लिए जो ये जेठा है क्रिटिकल डैम्प के लिए वो 1 होता है। आप जाके थ्योरेटिकल के नोट्स में या फिर वीडियोस में देखोगे तो वो हमारा क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए जेठा 1 होता है। तो इसको हम यहाँ 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 इंटू के अंडर रूट इज इक्वल टू 4। यहां देखिए तो अंडर रूट के इज इक्वल टू 4 बाई 2 इक्वल टू 2 हो गया। यहां से अंडर रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, सो के इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहां पर के इक्वल टू 4 जो है वो क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए के की वैल्यू आपके पास होगी। ठीक है, तो आपको ये जो क्वेश्चन है इस तरह के आप हमारे वीडियो में जाके देखिए, उसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इसी तरह के कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। तो ये हमारा 15वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।